गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या, जो कि 9th क्लास का लास्ट चैप्टर है। चलिए शुरू करें। जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। जन अर्थात लोग और संख्या, है ना। तो लोगों की जो संख्या है वही क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या एक आधारभूत तत्व है। जनसंख्या क्या है? एक आधारभूत तत्व है। ठीक है, जनसंख्या एक आधारभूत तत्व है। ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या की क्या की जाती है? जनगणना की जाती है। अर्थात जनसंख्या को गिना जाता है ना, कि कितनी जनसंख्या किसी देश की है। जैसे भारत की बात करें तो ये क्या है? भारत है ना। भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत में लोग कितने हैं, है ना। लोगों की संख्या क्या है? जनसंख्या है। तो लोग कितने हैं? अच्छा, जब लोग की बात की जा रही है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जन का अर्थ होता है लोग, तो वहां पर लोग से तात्पर्य आप भारत के अंतर्गत जो कुछ भी शामिल है वो सब शामिल नहीं हो जाएगा। जैसे कि शेर, बिल्ली, चीता, है ना, पेड़ पौधे, ये सब शामिल नहीं हो जाएंगे। लोगों से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ मानव से है। किससे? मानव से है। मानव की जनसंख्या या मानव की संख्या क्या है? जनसंख्या है। और इन्हीं की क्या की जाती है? गणना की जाती है, गिना जाता है। एक निश्चित समय पर इनकी गणना की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। जनसंख्या के लिए और सरल शब्द क्या कह सकते हैं हम? किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो जनसंख्या कहलाती है। और स्पष्ट हो गया? ठीक है। तो भारत देश की जनसंख्या कितनी है ये हम जानेंगे। साथ ही आपने जाना कि जो जनसंख्या है उसकी क्या की जाती है? गणना की जाती है ना, गिना जाता है। तो एक निश्चित समय पर जनसंख्या की गणना की जाती है, दैट इज जनगणना। इसे क्या कहते हैं? जनगणना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंसस। जनगणना की जाती है। पहले जनगणना के बारे में जान ले। जनगणना जनगणना ये क्या है? लोगों की जो संख्या है किसी भी देश में, जैसे भारत देश के अंतर्गत जो है जितने भी लोग रहते हैं भारत देश में, उनकी जो गणना की जाती है वो क्या है? जनगणना है। भारत में सबसे पहले कब हुई थी? सबसे पहले हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। के समय सबसे पहले भारत में सबसे पहले हुई थी इनके समय। ठीक है। इसके बाद सन 1881 में पूरी तरह से जनगणना हुई। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। लॉर्ड रिपन के समय पूरी तरह से भारत की पूरी संपूर्ण जनगणना कराई गई, और इसके बाद से ही सन 1881 के बाद से ही प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होने लगी। लोगों की संख्या की गणना की जाने लगी कि कितनी वृद्धि हुई है ना। कौन करवाता है जनगणना? गृह मंत्रालय। ठीक है। गृह मंत्रालय के भी अंतर्गत न दिया हो तो महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। लेटेस्ट जनगणना कौन सी है? वर्ष 2011 की जनगणना क्या है? लेटेस्ट है। वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी। इसके अनुसार आपने जाना जैसे कि हर 10 वर्ष पर, 1881 के बाद हर 10 वर्ष पर जनगणना की जा रही है। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी
इसके अनुसार 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय कौन सी स्थिति थी? कोविड की स्थिति देश में थी, है ना? कोविड फैला हुआ था, जिसके कारण जनगणना क्या हुई? नहीं हो पाई, टल गई। तो अभी जनगणना टल चुकी है और इस समय जनगणना जो है क्या होगी, अब आगे आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगी। लगभग 2027 के आसपास जनगणना के शायद आंकड़े भी आपको प्राप्त हो जाए, जो कि नई जनगणना होगी। तो ये जो वर्ष 2011 की जनगणना है, ये भारत की 15वीं जनगणना थी, है ना? और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की क्या थी? 7वीं जनगणना थी। तो लेटेस्ट जो जनगणना होने वाली है उसके बारे में आप पता करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ जनगणना के आगे मैंने एक शब्द लिखा था, सेंसस। इंग्लिश में क्या कहते हैं जनगणना को? सेंसस कहते हैं। थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। सेंसस जो शब्द है, ये लैटिन वर्ड या लैटिन शब्द कर लेते हैं। लैटिन शब्द है क्या? सेंस, सेंसेयर से बना है। सेंसस इस शब्द से बना है और ये शब्द क्या है? लैटिन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है टू एसेस या काउंट, गणना करना, या फिर एस्टिमेट, अनुमान, जनसंख्या का अनुमान लगाना, है ना? एस्टिमेट पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टी, ठीक? तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। जब बात जनसंख्या की हो रही है तो आपने ये भी जाना कि जनगणना होती है ना? लोगों की गणना की जाती है, उन्हें गिना जाता है। किस उद्देश्य से? जनसंख्या के बारे में हम जनगणना क्यों कर रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ रही है कि हमें जनगणना करनी चाहिए? लोगों के बारे में जानना चाहिए, कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं, कितने समूह में रहते हैं, है ना? ये सब बातें हमें क्यों जाननी चाहिए? या किसी देश को क्यों जाननी चाहिए? क्यों मालूम होना चाहिए किसी देश को, किसी स्टेट को? इसलिए ताकि उन जनसंख्या के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उनके आकार के बारे में पता होना क्या है? आवश्यक है। तभी उनके वो वहाँ पर रहने वाली जो जनसंख्या है उनके लिए विकास के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं और उनका विकास किया जा सकता है और उन्हें आर्थिक गतिविधियों में और उनका जो सामाजिक विकास है उसमें संलग्न किया जा सकता है। इसलिए इनकी क्या की जाती है? जनगणना की जाती है, ठीक है? तो जनगणना इसलिए आवश्यक है, होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए देश को कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि जनसंख्या कितनी है और किस जनसंख्या का अनुपात ज्यादा है, किस जनसंख्या का अनुपात कम है, ये सभी बातें क्या करती है? देश के विकास को प्रभावित करती है। इसलिए इनका मालूम होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जनसंख्या के संदर्भ में हमें कुछ 3 प्रश्नों पर ध्यान देना है। जनसंख्या के संदर्भ में हमें कुछ 3 प्रश्नों पर ध्यान देना है। कौन से है वो 3 प्रश्न? ध्यान देना है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन 1, है ना? क्या प्रश्न है वो? जनसंख्या का आकार एवं वितरण, साइज और डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होना चाहिए।
कि लोगों की संख्या कितनी है और वो कहाँ निवास करते हैं। ठीक है, भारत में ही कहाँ निवास करते हैं, जिस भी देश में निवास करते हैं, यहाँ पर भारत का संदर्भ है तो उसे ही ध्यान में रखेंगे, है ना। तो कहाँ निवास करते हैं, पहले तो हमें ये जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन होगा? जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? जनसंख्या वृद्धि, लोगों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? जाहिर सी बात है, एक निश्चित समय होगा, तो एक निश्चित समय में लोगों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तथा या एवं जनसंख्या में किस तरह का परिवर्तन हुआ, या जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, कैसे जनसंख्या परिवर्तित होती है, इसे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज जनसंख्या के गुण या जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे, जिससे बहुत सी बातें प्रभावित होंगी, इसलिए उनके बारे में पता होना क्या है, आवश्यक है। जैसे कि जनसंख्या के गुण और विशेषताओं के अंतर्गत क्या आएगा? जनसंख्या की उम्र, है ना, लिंगानुपात, साक्षरता दर, व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य, ये सब क्या है? जनसंख्या के गुण है। व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या का आकार, साइज और वितरण, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम संख्या के आधार पर भी देखेंगे और घनत्व के आधार पर भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जनसंख्या के आकार की बात कर लें। तो जो जनसंख्या का आकार है, यहाँ पर जैसे आपने जाना कि जो जनगणना हुई थी, लेटेस्ट जनगणना कौन सी थी? 2011 की। तो यहाँ पर हम पढ़ते समय 2011 की जनगणना को आधार मानेंगे, ठीक है। उसी संदर्भ में देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या का आकार है वो कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या का आकार है वो है 121 करोड़। कितना है? 121 करोड़। और ये जो जनसंख्या है ये कितने प्रतिशत है? 17.5%। कुल जो जनसंख्या है विश्व की, उसमें भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.5% भारत की जनसंख्या। वर्तमान समय में ये दर क्या हो गई है? बदल गई है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़, लेकिन वर्तमान समय में कुछ 140 करोड़ के पार निकल चुकी है, क्योंकि भारत जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है विश्व में, इसलिए, ठीक है। साथ ही जो भारत का क्षेत्रफल है, आप अगर इसे देखें, जो जनसंख्या का आकार है 121 करोड़ है, और कितने प्रतिशत है विश्व में? 17.5% जनसंख्या अकेले भारत में है ना। और जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% भारत के पास है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि 2.4% है ना। तो अगर हम इसे एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि ये जो भाग है ये क्या है? जनसंख्या का आकार। ये 17.5% जनसंख्या भारत की, रेस्ट ऑफ विश्व की जनसंख्या है।
जो रेड से है। लेकिन 17.5% जनसंख्या कहाँ से है? भारत देश से है। और वही क्षेत्रफल को अगर दिखाना हो तो क्षेत्रफल को कुछ इस तरह से दिखाइए। क्षेत्रफल कितना है भारत के पास? विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में मात्र 2.4% क्षेत्रफल है ना। और इस क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या रहती है? 17.5% जनसंख्या रहती है। रेस्ट भाग क्या है? विश्व है। ठीक है, तो ये है जनसंख्या का आकार। देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देश की सबसे अधिक भारत देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये जितनी भी बातें आप जान रहे हैं मैं बार बार दोहरा रही हूँ। 2011 के जनगणना के अनुसार ये जानकारी आपको दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कितनी जनसंख्या इस प्रदेश की, इस स्टेट की? लगभग 19 करोड़। 19 करोड़। भारत देश की जो कुल जनसंख्या है उसका कम से कम 16%, लगभग 16%, लगभग 16% हिस्सा कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश में निवास करता है। लगभग 16% हिस्सा कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश में रहता है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वाला राज्य, ध्यान रहे यहाँ पर राज्य की बात की जा रही है। ठीक है, सिक्किम। सिक्किम कितनी जनसंख्या है? लगभग 6 लाख। कितनी? 6 लाख, मात्र 6 लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। यदि यूटी की बात करें तो के अंतर्गत आएगा लक्षद्वीप। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? केवल 64,000। केवल लगभग 64,000, ये ठीक रहेगा, है ना? 64,000। सिक्किम हिमालयी क्षेत्र का राज्य है। तो इस तरह से जनसंख्या को का आप क्या देख रहे हैं? जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा निवास कर रही है, कहाँ पर कम निवास कर रही है? भारत में लगभग, ये वितरण है, जनसंख्या का वितरण है, लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। आधी आबादी केवल 5 राज्यों में रहती है। कौन से 5 राज्य हैं वो? ध्यान रहे 2011 के आंकड़ों के अनुसार है ना? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में भारत की लगभग आधी आबादी रहती है। तो ये आप वितरण देख रहे हैं कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है। जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे देख रहे हैं आप? असमान देख रहे हैं। वहीं अगर क्षेत्रफल के तौर पर देखें तो
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी केवल, इसकी जो आबादी है, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, केवल 5.5% है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है, यहाँ की जो स्थिति है जलवायु की, वो क्या है, मानव के रहने के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए बहुत अधिक जनसंख्या निवास नहीं करती है। ठीक है। अब हम जानेंगे घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण। घनत्व के आधार पर जाने उससे पहले मोटे तौर पर आप नोट करके लिख लीजिए क्या कि एशिया, और यदि महाद्वीपों की बात की जाए तो एशिया और अफ्रीका में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है। और इसी के साथ आपको याद होगा ग्लोब, है ना, ये विषुवत रेखा क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में अधिक जनसंख्या निवास करती है। विषुवत रेखा के उत्तर में अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपने पहले ही जाना, जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या है, असमान है। 90% से अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, पृथ्वी के 30% का जो भूपृष्ठ है, जो सतह है, उस पर ही रहती है ना। जिसे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। घनत्व के आधार पर जनसंख्या वितरण। घनत्व के आधार पर, घनत्व क्या है पहले तो, है ना, घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उससे तात्पर्य है। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या। सामान्य तौर पर ये प्रति वर्ग किलोमीटर में देखते हैं इसे, कि प्रति 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, वही क्या है, घनत्व है। ठीक है, वही घनत्व है। तो जो भारत का जनसंख्या घनत्व है, इसका, भारत का जनसंख्या घनत्व ब्रैकेट में 2011 जनगणना के आधार पर जानकारी आपको दी जा रही है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 382 व्यक्ति रहते हैं। ये एक क्षेत्र हो गया, इसका रेंज क्या है इस क्षेत्रफल का, 1 प्रति वर्ग किलोमीटर या 1 किलोमीटर, है ना।
इसमें 382 व्यक्ति रहते हैं। कितने? 382 व्यक्ति। ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। अगर बिहार का जनसंख्या घनत्व देखें तो क्या पाएंगे? बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। और वहीं अरुणाचल प्रदेश का देखें तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कितना है? 17 व्यक्ति मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मात्र 17 व्यक्ति ही रहते हैं, निवास करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कितना कम जनसंख्या घनत्व है। वहीं बिहार में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं? 1102 व्यक्ति रह रहे हैं, बहुत अधिक है ना। और वही बात करें असम की, या जो प्रायद्वीपीय राज्य हैं, असम या प्रायद्वीपीय जो राज्य है, प्रायद्वीपीय समझते हैं आप, ये जो राज्य इस तरफ है वो क्या है? प्रायद्वीपीय कहलाते हैं ना, प्रायद्वीपीय राज्य है। प्रायद्वीपीय क्यों कह रहे हैं? तीनों ओर से जल से जो क्षेत्र घिरा होता है और एक तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। दैट इज प्रायद्वीपीय राज्य। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो कैसा है? मध्यम है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? मध्यम कहेंगे। क्यों मध्यम है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय राज्य और असम का जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ी पाई जाती है ना, और पथरीले भूभाग है। जमीन सतह क्या है? पथरीली है, कटी छटी है। वर्षा कैसी होती है? वर्षा मध्यम होती है, और मिट्टी कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ है। इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो मध्यम है। वहीं अगर आप देखेंगे तो जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान है, और दक्षिण में, जो दक्षिण भारत है उसमें केरल, दक्षिण भारत में केरल, यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? अधिक है। क्यों अधिक है? या बहुत अधिक है, अधिक के बजाय बहुत अधिक है। ठीक है, बहुत अधिक है। क्यों बहुत अधिक है? क्योंकि उत्तरी मैदान और ये जो दक्षिण का क्षेत्र है केरल, यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? बहुत ही उपजाऊ है, मैदान समतल है। क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान है। मैदान कैसे है? समतल है, समान है। तो वहां पर कृषि करना क्या है? आराम है ना। आसानी से वहां पर कृषि की जा सकती, और मिट्टी उपजाऊ है, तो उत्पादन भी क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। तो समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी, साथ ही पर्याप्त वर्षा, इन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर जनसंख्या इस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? उत्तरी मैदान और केरल में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अब जनसंख्या अधिक निवास करेगी तो वहां पे जनघनत्व क्या होगा? अधिक होगा, है ना। बिहार उसी क्षेत्र में आता है जहां पर आप देख सकते हैं जनघनत्व क्या है? अधिक है। आप उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या क्या है? अधिक है। क्यों? उत्तरी मैदान के अंतर्गत आएगा ये क्षेत्र, है ना। तो वहां पे जनसंख्या अधिक है। क्यों अधिक है? आपको पता चल गया, ये मैदानी क्षेत्र है, वहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे कृषि करना आसान होता है और आसानी से उत्पादन बहुत अच्छा वहां पर होता है।
और जो जनसंख्या होती है वो ऐसी जगहों पर ही रहना उसके लिए आसान होता है जहाँ पर ये सब उपलब्ध हो। नदी भी है, पानी भी है, वर्षा भी आसानी से हो जाती है, पर्याप्त हो जाती है, मिट्टी भी उपजाऊ है और समतल मैदान है। ठीक है। लेकिन वही अगर आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, चलिए मैप बना लेते हैं हम। आपने उत्तरी मैदान के बारे में जान लिया, उत्तरी मैदान और केरल, मैं यहीं लिख लेती हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या है, जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ केरल है नहीं, आपको पहले बता चुके इसलिए लिख रही हूँ। ठीक है। और ये जो भूभाग है प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व मध्यम है। जनसंख्या घनत्व मध्यम है ना। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। पर्वतीय क्षेत्र में रहना क्या होता है, दुष्कर होता है ना, जीवन कठिन होता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या विरल होती है। जनसंख्या विरल, विरल अर्थात दूर दूर रहती है ना, कम जनसंख्या निवास करती है। या आप थार के क्षेत्र में चले जाएंगे, यहाँ पर भी जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। जनसंख्या कैसे मिलेगी, विरल मिलेगी। जहाँ पे विषम परिस्थितियां हैं जलवायु की, वहां पर जनसंख्या कम मिलेगी। ठीक है। तो जनघनत्व भी कम होगा, जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम होगा। स्पष्ट है। तो घनत्व के आधार पर आपने देखा भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो किस तरह से आपको असमान स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या विरल है, प्रायद्वीपीय भारत में जनसंख्या घनत्व मध्यम है, मध्यम स्तर की है। तो स्पष्ट तौर पर आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में आप एक शब्द लिख सकते हैं, वो क्या है कि जनसंख्या घनत्व भारत में जो वितरण है जनसंख्या घनत्व का वो असमान है। ठीक है। क्यों असमान है ये आप जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है। जो जनसंख्या वृद्धि है और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया को जानने से पहले पहले जानते हैं जनसंख्या वृद्धि। क्या है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वही क्या है, जनसंख्या वृद्धि है ना। लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि जाहिर सी बात है एक निश्चित समय में की जाएगी। जो गणना होगी जनसंख्या की वो एक निश्चित समय में होगी, जैसा कि आप जानते हैं हर 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। ठीक है। तो किसी निश्चित समय में किसी देश की जो जनसंख्या है, जो निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि। परिवर्तन तो कई स्तर का होता है, लेकिन जो वृद्धि होगी जनसंख्या में किसी देश की वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित समय में किसी देश की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि है, इस जनसंख्या में परिवर्तन होंगे। ये जो जनसंख्या है किसी भी देश की, इस जनसंख्या में क्या होंगे, जनसंख्या
में जो निवासी हैं, है ना, जनसंख्या क्या है, निवासी है, जनसंख्या की संख्या में परिवर्तन, जनसंख्या की जो संख्या है उसमें जो परिवर्तन होंगे वो दो तरह से होंगे, या उन्हें दो प्रकार से व्यक्त करेंगे। कौन से दो प्रकार? एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ, इसे आप इंग्लिश में ही लिखिएगा क्योंकि हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होगा। और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाला जो परिवर्तन है जनसंख्या में उसे दर्शाता है। प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, ठीक है। ये जो एब्सोल्यूट ग्रोथ ये एब्सोल्यूट ग्रोथ एक निश्चित समय, है ना, तो प्रत्येक वर्ष या एक दशक में, जैसे कि आप जानते हैं एक दशक में जो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, तो 10 वर्ष के जो अंतराल है इसे क्या कहते हैं, दशक बोलते हैं, इसे दशक बोलते हैं। तो एक दशक में बढ़ी जनसंख्या जो जनसंख्या बढ़ती है वो कुल संख्या में वृद्धि को दिखाती है। बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि दर्शाती है, ठीक है। जैसे 2011 की जनसंख्या माइनस 2001 की जनसंख्या बराबर जो कुछ आएगा वो क्या होगा, जो वृद्धि होगी वही क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ, बराबर एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है। तो जो 2011 की जनसंख्या क्या है, का आकार क्या है आपने जाना था, लगभग 121 करोड़, लगभग 121 करोड़, ठीक। माइनस 2001 की जनसंख्या लगभग 100 करोड़, कुछ 102 के आसपास है, हम 100 मान लेते हैं ना, लगभग 100 करोड़। घटाएंगे क्या आएगा, 21 करोड़। इतनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, है ना, इतनी वृद्धि हुई, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है। कुल जनसंख्या में एक दशक के अंतराल में इतनी वृद्धि हुई, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिवर्ष जनसंख्या को प्रतिशत में कितना परिवर्तन आया, जो दूसरा मेथड है उसके बारे में। प्रतिवर्ष प्रतिशत में जो परिवर्तन हो रहा है, किसमें, जनसंख्या में। कैसे, जैसे प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि हुई, तो मूल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 2% की, है ना। जैसे कल जनसंख्या 100 थी, ठीक है, एक दशक में, कल नहीं, पिछले वर्ष, प्रतिवर्ष की बात करें ना, तो प्रतिवर्ष पिछले वर्ष जनसंख्या 100 थी, अब अगले वर्ष जनसंख्या में 2 लोगों की वृद्धि हो गई, अब कितने हो गए, 2 बढ़ गया उसमें, तो क्या हो गया, वो 2% की वृद्धि हो गई उसमें। तो प्रतिवर्ष लिखते चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना, प्रतिवर्ष मान लेते हैं 2% की वृद्धि हुई, किसमें, जनसंख्या में। तो मूल जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, 2% की, स्पष्ट है। मूल जनसंख्या में 2% की वृद्धि होगी, और ये जो वृद्धि है
क्या कहलाती है? वार्षिक वृद्धि दर कहलाती है, क्योंकि ये वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है। वार्षिक वृद्धि दर, एनुअल ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। एक निश्चित समय वो प्रतिवर्ष भी हो सकता है और एक दशक भी हो सकता है। तो दोनों स्तर की बातें हमने यहाँ पर समझनी है। क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर, जो प्रतिवर्ष गणना की जाती है उसे एनुअल ग्रोथ रेट भी कहते हैं। जैसे 1951 में 1951 से लेकर वर्ष 1981 तक जो वार्षिक वृद्धि दर है, जो वार्षिक वृद्धि दर है वो बढ़ी है। वार्षिक वृद्धि दर बढ़ी है ना? और 1981 के बाद से धीरे धीरे कम होने लगी है। धीरे धीरे वार्षिक वृद्धि दर कम होने लगी है। लेकिन जिस देश में जनसंख्या बहुत बड़ी हो वहां पर कम वृद्धि भी होती है तो भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। वार्षिक वृद्धि दर कम होने लगी धीरे धीरे करके, और जन्म दर में भी तेजी से कमी आई। इसके बाद जन्म दर में भी तेजी से कमी आई। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। जिस देश की जो जनसंख्या होती है बहुत बड़ी हो तो वहां पर अगर वार्षिक वृद्धि दर कम भी हो फिर भी जनसंख्या में एक बड़े स्तर का परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब एक बड़ी जनसंख्या बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है में वार्षिक वृद्धि है वो क्या है? जितनी भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि हो रही है भारत में, वो भारत के संसाधन और पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए क्या है? पर्याप्त है। नोट कर लीजिए इसे। जो हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत की जो जनसंख्या वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इतनी जनसंख्या ही जितनी की है, ठीक है, वर्तमान समय में तो और बढ़ गई है। 2011 के अनुसार तो 121 करोड़ है, लेकिन वर्तमान में 140 करोड़ को भी का जो नंबर है इसे भी पार कर गई है। तो भारत की वर्तमान जनसंख्या में जो वार्षिक वृद्धि है, एनुअल ग्रोथ है, यही वार्षिक वृद्धि पर्याप्त है संसाधन और पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। आप सोच रहे होंगे कैसे जनसंख्या संसाधन और पर्यावरण को निष्क्रिय या समाप्त कर सकती है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ वो बच्चा जन्म ही नहीं लेता है। आपको लगता है कि सामान्य तौर पर हमें लगता है कि बच्चे क्या कितना ही खाएंगे, है ना, हम ऐसे बात करते हैं बहुत ही, लेकिन ऐसा नहीं है। उस बच्चे की जरूरत जो है आगे सारी चीजें तय करती है। क्या एक ही बच्चा जन्म ले रहा है? नहीं ना, लगातार हर समय हर पल कोई ना कोई जन्म ले रहा है, और उनकी जरूरतें बढ़ेंगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी जरूरतें बढ़ेंगी जनसंख्या की, और जनसंख्या की जरूरत के तौर पर उन्हें घर भी चाहिए होगा, काम भी चाहिए होगा, है ना। जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। घर के लिए अगर घर चाहिए तो पर्यावरण को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा, जंगलों को साफ करना होगा, और जंगलों को साफ करेंगे तो उसके अलग चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सब बातें जो है एक दूसरे से क्या है? लिंक है। इसलिए बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है कि जो वर्तमान जनसंख्या है भारत की वो संसाधन या पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए क्या है? पर्याप्त है। ठीक है,
भारत की जनसंख्या ने 2023 के आसपास चीन को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गई है ना। तो आप समझ सकते हैं भारत की जनसंख्या कितनी तेजी से विकसित हो रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। तो ये है जनसंख्या वृद्धि। आपने जनसंख्या वृद्धि को दो तरह से देखा, एक एनुअल ग्रोथ रेट के तौर पर, दूसरा एब्सोल्यूट ग्रोथ के तौर पर आपने जनसंख्या वृद्धि को देखा। अब हम देखते हैं जनसंख्या में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में क्यों परिवर्तन होता है, क्या कारण हो सकते हैं जनसंख्या में परिवर्तन होने के। जनसंख्या में परिवर्तन तीन तरह से होते हैं। कितने? तीन तरह से। कौन से तीन तरह हैं, तीन प्रकार हैं वो। फर्स्ट, जन्म दर। सेकंड, मृत्यु दर। थर्ड, प्रवास, माइग्रेशन, है ना। तो ये जो जन्म दर है, प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है वो क्या है, जन्म दर है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों 1000 व्यक्तियों में कितने जीवित बच्चे का जन्म हो रहा है, वही जन्म दर कहलाता है। में जितने जीवित, कैसे, जीवित बच्चों का जन्म होता है, जन्म होता है, ये क्या है, जन्म दर है। ये जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, ये वृद्धि का, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख घटक है। ये जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख घटक है। जन्म दर यदि बढ़ जाएगी तो जनसंख्या परिवर्तन, मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी तो जनसंख्या परिवर्तन हो गया ना। जैसे पिछले वर्ष 100 जनसंख्या थी भारत देश में, अगले वर्ष आप जब पहुंचे हैं तो आपको पता चला 5 बच्चों का जन्म हो चुका है ना। तो जनसंख्या कितनी हो गई, 105 हो गई। तो हो गया ना, जन्म दर बढ़ा तो जनसंख्या अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख घटक है। और भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। ध्यान रखेंगे, भारत में हमेशा अब तक, है ना, जो जन्म दर है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, अधिक रहा है। ठीक है। वहीं अगर मृत्यु दर की बात करें तो डेथ रेट की, ये क्या है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की जो संख्या होती है वही क्या है, मृत्यु दर है। एक वर्ष में, इसे भी लिख लें आप, प्रति 1000 व्यक्तियों में, 1000 व्यक्तियों में से एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में से मरने वालों की जो संख्या है वही क्या है, मृत्यु दर है। मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। तो मृत्यु दर में तेज गिरावट यदि हो जाए तो जनसंख्या में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो मृत्यु दर में तेज गिरावट जो है भारत में जनसंख्या परिवर्तन स्पष्ट दिखाएगा। और जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। ठीक है, लिख लें यहाँ पर, जन्म दर
और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की अंतर है वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर्शाता है। क्या? प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ। जनसंख्या की नेचुरल ग्रोथ कितनी हुई? तो जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होगा वही क्या है? नेचुरल ग्रोथ है। ठीक है, जनसंख्या की नेचुरल ग्रोथ। बात करते हैं 1980 में क्या था? जन्म दर उच्च थी, उच्च जन्म दर। आपको जन्म दर समझ आ गया, मृत्यु दर समझ आ गया, नेचुरल ग्रोथ किसे कहते हैं जनसंख्या का, ये भी आपने समझ लिया। तो 1980 में उच्च जन्म दर थी, मतलब जन्म अधिक हो रहे थे। कब? 1980 में। साथ ही इसी समय मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिलती है। एक तरफ 1980 में बच्चे अधिक जन्म ले रहे हैं, क्या हो रहा है? बच्चे अधिक जन्म ले रहे हैं, अर्थात जन्म दर उच्च है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 1980 में मृत्यु दर में गिरावट हो गई, मतलब मरने वालों की संख्या में कमी आ गई। मरने वालों की संख्या में कमी आ गई अर्थात जीवित लोग बच रहे हैं ज्यादा, है ना? मर कम रहे हैं तो बच ज्यादा रहे ना, जीवित लोग ज्यादा बच रहे हैं। तो जो अंतर आएगा जनसंख्या वृद्धि का, वो बड़ा अंतर दिखेगा। एक तो जनसंख्या बढ़ ज्यादा रही है इससे, दूसरा जो लोग मर जा रहे थे, मतलब जिनकी मृत्यु हो जा रही थी सामान्य तौर पर, उसमें मृत्यु दर में गिरावट आ गई 1980 के समय तक पहुंचते पहुंचते। तो जनसंख्या में एक बड़ा अंतर देखने को यहाँ पर मिलता है। जनसंख्या में बड़ा अंतर देखने को मिलता है क्योंकि लोग जीवित काफी बच रहे हैं, जिससे ये जो अंतर जिसे कह रहे हैं ना, बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, इससे क्या परिणाम होगा? परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ेगी, मतलब जनसंख्या बढ़ी हुई दिखेगी आपको, जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी। ठीक है, तो ये स्थिति 1980 के समय थी, या किसी भी देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब जनसंख्या की जो जन्म दर है वो उच्च हो और मृत्यु दर में क्या हो जाए? गिरावट आ जाए। मृत्यु दर में गिरावट जब इसे हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें कंफ्यूजन होता है कि इसे कैसे डिस्क्राइब करें। मृत्यु दर में गिरावट से सीधा तात्पर्य है मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गई। जब मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आ जाएगी तो अर्थात वो जीवित है, अर्थात क्या है? वो जीवित है। तो जीवित रहने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप हो गई ना, एक बड़ा आंकड़ा दिखेगा कि इतने लोग जनसंख्या में है ना? वही 1981 में, वर्ष 1981 में जब आगे देखेंगे तो जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई, गिरावट आनी शुरू हो गई, जिससे जनसंख्या जब गिरावट, जन्म दर में गिरावट आएगी तो जनसंख्या वृद्धि दर में भी क्या होगी? गिरावट होगी। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपने परिवर्तन देखा। जो जनसंख्या परिवर्तन है उसके तहत जन्म दर और मृत्यु दर कैसे जनसंख्या को परिवर्तित करता है, ये आपने जाना। जनसंख्या बढ़ जाए तो भी जनसंख्या परिवर्तित हो गई, है ना? मृत्यु दर कम हो जाए तो भी जनसंख्या परिवर्तित हो गई। मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए तो भी जनसंख्या परिवर्तित हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएगी। सीधी और सरल सी बात है ना? तो वो भी जनसंख्या परिवर्तित, हमें जनसंख्या परिवर्तित कम या ज्यादा दोनों हो सकती है, हाँ? ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़नी है जनसंख्या, नहीं, कम भी हो सकती है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है प्रवास, माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे जनसंख्या को प्रभावित करता है, कैसे परिवर्तित करता है? माइग्रेशन, माइग्रेशन है क्या? एक देश से दूसरे देश में चले जाना माइग्रेशन है, सबसे सरल। इससे भी सरल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या है? प्रवास है।
क्या है? प्रवास है। और ये प्रवास जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या है? प्रवास है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या है? प्रवास कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। प्रवास दो तरह के होते हैं। प्रवास दो तरह के होते हैं। कौन से? एक आंतरिक प्रवास, एक आंतरिक प्रवास। दूसरा बाह्य प्रवास या बाहर की ओर प्रवास, है ना। जो आंतरिक प्रवास है वो कहाँ होगा? देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वो क्या कहलाएगा? आंतरिक प्रवास। या बाह्य प्रवास के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रवास, है ना। लेकिन ये जो आंतरिक प्रवास है, यह आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में, जो देश के अंदर प्रवास होता है, ये देश के अंदर प्रवास, है ना, ये जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करता है। जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि देश के अंदर आंतरिक प्रवास कर रहे हैं। आंतरिक परिवर्तन नहीं लाता। लेकिन क्या करता है? लेकिन ये देश के भीतर जो जनसंख्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, उसको प्रभावित करता है। लेकिन देश के अंदर जनसंख्या के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। जैसे आपने जाना कि प्रवास दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक प्रवास, एक बाह्य प्रवास। बाह्य प्रवास के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रवास आएगा, है ना। भारत देश को छोड़कर किसी अन्य देश को जाना, ठीक है, वो उसके अंतर्गत आएगा। देश के बाहर ही पूरा आप चले गए, यहाँ पर आप देश के बाहर जाने से तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत आएगा ना, आप्रवास और उत्प्रवास, दो फैक्टर आते हैं उसमें। तो जो आप्रवास होता है, इमिग्रेशन, जब व्यक्ति नए देश में चला जाता है, ठीक, वो क्या हो जाता है? आप्रवासी। और जिस देश से गया है वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो वो उत्प्रवास कहलाता है, और जब दूसरे देश को जाता है, नए देश में जाता है, तो वो क्या हो जाता है? आप्रवास। तो आप्रवासी, ठीक है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कुछ जानकारी एकत्रित करके कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए, तो ये जो जनसंख्या है, आंतरिक प्रवास होता है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत आपने जाना कि देश के अंदर प्रवास करते हैं, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे देश के अंदर ही। ये भारत है ना। भारत में दक्षिण भारत केरला है, कर्नाटका है ना, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। तो बिहार के लोग उत्तर प्रदेश चले गए, ठीक, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार चले गए, या कर्नाटक के लोग उत्तर प्रदेश चले गए, या उत्तर प्रदेश के लोग कर्नाटक चले गए। तो क्या आप ये बताइए, किसी भी राज्य के लोग किसी भी दूसरे राज्य में चले जाएं, तो क्या जनसंख्या, भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें कोई परिवर्तन होगा? जैसे 2011 के आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या का आकार है लगभग 121 करोड़ जनसंख्या है। तो देश के अंदर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाइए, जनसंख्या की जो गिनती है, जो आंकड़े हैं, क्या उसमें परिवर्तन आएगा? नहीं।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब आंतरिक प्रवास होता है। लेकिन यहीं पर स्पष्ट है, देश के अंदर जो है जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे प्रभावित करता है ना। कैसे प्रभावित करता है ये हम देखते हैं अभी। भारत का जो अधिकतर प्रवास है, अधिकतर जो माइग्रेशन होता है वो कहाँ से कहाँ की ओर होता है? अधिकतर प्रवास देश के अंदर ही कहाँ से कहाँ की ओर? गांव से शहर की ओर या ग्रामीण से नगरीय की ओर। गांव से शहर की ओर होता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रवास कौन करता है? आमतौर पर सभी लोग यही उत्तर देते हैं कि गांव से शहर की ओर प्रवास सबसे अधिक होता है ना। सही भी है, लेकिन एक जो प्रवास की सबसे सरल परिभाषा आपने अभी जानी है, उसमें क्या है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर चले जाना क्या है? प्रवास है। तो इस प्रवास को सबसे अधिक कौन करता है? महिलाएं। ठीक है। कैसे? शादी के उपरांत महिलाएं अपने घर को छोड़कर अन्य घर पहुंच जाती हैं। तो क्या हुआ? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंच गई ना, तो वो क्या है? प्रवास है। लेकिन वो परमानेंट हो जाता है ना। चलिए, फिलहाल आप यहाँ ध्यान रखेंगे। तो भारत का अधिकतर प्रवास कैसे होता है? गांव से शहर की ओर होता है, ग्रामीण से नगर की ओर होता है। गांव से शहर की ओर क्यों जाना चाहते हैं लोग? सबसे पहले तो ये समझते हैं, गांव से जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं वहां पर क्या स्थितियां हैं जिसके कारण वो शहर जाना चाहते हैं? ग्रामीण लोग जो है वहां पे पुश फैक्टर होते हैं। कौन से फैक्टर? पुश फैक्टर। पुश फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? पुश फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कहते हैं कि आप जाइए। एक होता है ना मजबूरी, जिसे कहते हैं पुश, धक्का मारना। वो कौन से कारण है जो आपको कह रहे हैं कि नहीं यहां से जाइए? दैट इज गरीबी। कौन से? गरीबी और बेरोजगारी। पैसे कमाने के लिए जाइए, रोजगार की खोज में जाइए, गरीबी मिटाने के लिए जाइए। तो ये क्या है? पुश फैक्टर है। ग्रामीण लोगों के पास ये क्या है? पुश फैक्टर है। कहाँ जाना है? शहर की ओर। शहर क्यों जाना है? भाई शहर में वो चीजें होनी भी तो चाहिए ना। दैट इज, शहर की ओर क्या है? एक खिंचाव है। दैट इज पुल फैक्टर, है ना। कैसा पुल फैक्टर? बेरोजगारी कहाँ है? ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर। तो इस बेरोजगारी को दूर कौन करेगा? शहर। शहर में किसकी तलाश में जाना है? रोजगार की तलाश में, है ना। रोजगार में की तलाश में जाना है। अच्छा जीवन स्तर मिल सके इसलिए जाना है। अच्छा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके इसलिए जाना है। अच्छा स्वास्थ्य मिल सके इसलिए शहर की ओर जाना है। अच्छी शिक्षा मिल सके इसलिए शहर की ओर जाना है। तो ये सभी क्या है? जो शहर की क्या है? गुण है एक तरह से। वहां पर रोजगार आसानी से मिल जाता है, जीवन स्तर बेहतर हो जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल जाती हैं शहर में, अच्छी शिक्षा शहरों में आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये सब आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, है ना। किसे? ग्रामीण जन को। गांव में गरीबी और बेरोजगारी के कारण शहर की ओर लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं। किसकी तलाश में? रोजगार की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में, अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में और अच्छी शिक्षा की तलाश में लोग प्रवास करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो जनसंख्या में परिवर्तन है वो आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन कैसे? ये तो प्रवास हो गया। तो ग्रामीण क्षेत्र से लोग कहाँ पहुंच गए हैं? शहर की ओर। अब ये परिवर्तन कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। वर्ष 1951 में जो शहरी जनसंख्या थी, शहर में जो जनसंख्या निवास करती थी वो कितनी थी? 17.29%। लगभग इतनी जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। कहाँ पर? शहर में।
शहरों में निवास करती थी। लेकिन जो लेटेस्ट जनगणना हुई है, लेटेस्ट जनगणना है 2011 की जनगणना, इस जनगणना के आधार पर पता चलता है हमें कि शहरों में कितनी जनसंख्या अब निवास करती है। 31.80% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? शहरों में निवास करती है। तो हुआ ना ये जनसंख्या परिवर्तन। बची हुई जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है? पहले आप देख सकते हैं वर्ष 1951 में शहरों में बहुत सीमित जनसंख्या निवास करती थी, है ना? बहुत ही सीमित जनसंख्या निवास करती थी। लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना से पता चलता है कि शहरों में लगभग 30% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है? लगभग 70% जनसंख्या निवास कर रही है ना? तो ये रेशियो चेंज हो गया। यही है जनसंख्या परिवर्तन। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से प्रवास ने प्रभावित किया? प्रवास ने क्या किया? जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे क्या कर दिया? बदल दिया। वितरण जो था वो बदल दिया। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती थी और अब अभी भी अधिक निवास करती है। लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो शहरों में जनसंख्या जहां 1951 में 17% लगभग निवास करती थी, वहीं 2011 के तहत आप देखते हैं कि जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो लगभग 31% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये एक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। और ये परिवर्तन क्यों देखने को मिल रहा है? प्रवास के कारण, ठीक है, माइग्रेशन के कारण। बाकी फैक्टर भी उत्तरदायी होंगे, लेकिन प्रवास एक बड़ा फैक्टर है शहर के लिए स्पेशली। चलिए, ये हमने जनसंख्या परिवर्तन के बारे में जान लिया, किस तरह से जनसंख्या परिवर्तन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या था? जनसंख्या के गुण। जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हम जानने वाले हैं सबसे पहले तो आयु संरचना को। आयु संरचना, एज कंपोजिशन, एज कंपोजिशन, ठीक है। अगर गुणों की बात करें तो ये जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से क्या है? एज संरचना, उम्र की जो संरचना होती है वो विशेष होती है। क्यों क्यों विशेष है? क्योंकि एक व्यक्ति की जो आयु है, एक व्यक्ति की जो आयु होती है, उम्र होती है, वो उसकी इच्छा, जो व्यक्ति है उसकी इच्छा, खरीदारी और काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। ध्यान रखेंगे, पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है तो उसके कार्य करने की क्षमता अलग होगी, उसकी खरीदारी करने की क्षमता अलग होगी, है ना। खरीदारी वो क्या करेगा? खरीदारी करता है ना, बिल्कुल करता है। उसकी इच्छाएं अलग अलग होती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई वयस्क है तो उसकी इच्छाएं अलग होंगी, उसकी काम करने की क्षमता अलग होगी। और वहीं पर अगर कोई वृद्ध है तो उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो व्यक्तियों की जो संख्या है, बच्चों की, वयस्कों की, वृद्धों की, ये सामाजिक आर्थिक जो विकास होता है उसमें निर्णायक भूमिका निभाती है, यदि मालूम हो तो, है ना। और मालूम क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर देश क्या करवाता है? जनगणना करवाता है। जैसे भारत में जनगणना होती है। बात करें बच्चों की, बच्चे, बच्चों को 15 वर्ष से कम के जो होते हैं उन्हें हम बच्चों की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। ये बच्चे जो होते हैं ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते, अर्थात काम नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं, अर्थात कार्य करने की इनकी कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। आर्थिक रूप से सृजन नहीं कर सकते हैं। ये भोजन है, वस्त्र है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जितनी भी हैं, ये इन्हें उपलब्ध करानी पड़ती है बच्चों को, जो 15 वर्ष से कम है। बहुत छोटे होते हैं ये क्या काम करेंगे? कोई काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये आश्रित होते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए भी, वस्त्र के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी ये आश्रित होते हैं। ये सभी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध कराना पड़ता है। 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें उपलब्ध कराना पड़ता है। ये कोई योगदान आर्थिक रूप से नहीं कर सकते। वहीं पर आप देखेंगे वृद्धों को, जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध लोग किस आयु वर्ग के लोग? 59 वर्ष से अधिक आयु के लोग वृद्ध कहलाएंगे, है ना। ये जो वृद्ध लोग होते हैं ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। ये आर्थिक रूप से इनकी जो कार्य क्षमता होती है वो कम हो चुकी होती है। कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो चुकी होती है वयस्कों की तुलना में। तो ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं। जो वृद्ध लोग होते हैं ये स्वैच्छिक रूप से, अपनी इच्छा से स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, है ना। लेकिन कोई किसी भी भर्ती प्रक्रिया द्वारा इनको नियुक्ति नहीं दी जाती है। लेकिन किसी भी भर्ती प्रक्रिया द्वारा इन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती या काम पर नहीं रखा जाता है, नहीं होती। स्वैच्छिक रूप से काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 60 वर्ष होने पर क्या कर दिया जाता है? जो सरकारी ऑफिस होते हैं वहां पर रिटायरमेंट हो जाता है। सामान्य तौर पर ये देखने को मिलता है ना। तो वो कौन सी श्रेणी में आ गए? वृद्ध की श्रेणी में आ गए। तो आर्थिक रूप से वो उत्पादनशील नहीं है या अवकाश प्राप्त, जिसे कह रहे हैं ना, अवकाश प्राप्त क्या है? रिटायरमेंट हो सकते हैं। उत्पादनशील भी हो सकते हैं लेकिन स्वैच्छिक रूप से, उन्हें कोई नियुक्त नहीं करेगा। ये एक जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसके तहत वो नियुक्त नहीं किए जाएंगे, कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और वयस्कों की तुलना में इनके जो काम करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। और जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से आश्रित हैं। तो बच्चे और वृद्ध, बच्चे और वृद्ध इन्हें आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आश्रित होते हैं किस पर? अभी पता चल जाएगा। आश्रित है, ये उत्पादक नहीं होते हैं। और ये आश्रित किस पर होते हैं? वयस्क पर। किस पर? वयस्क पर। एक क्रम है ना, बच्चे फिर वयस्क फिर वृद्ध। बात करते हैं वयस्क की। वयस्क 15 से किस आयु वर्ग के लोग इसके अंतर्गत आएंगे? 59 वर्ष, है ना। ये जो वयस्क लोग हैं ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील, कार्य करने के लिए कार्य कर सकते हैं, है ना। और जैविक रूप से और
जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, प्रजननशील होते हैं। ये जो जनसंख्या है, इस आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसे क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या कहते हैं कि ये जनसंख्या ही कार्य करती है। काम करने की क्षमता इसी जनसंख्या में, वयस्क जनसंख्या में सबसे अधिक होती है और इसी जनसंख्या पर बच्चे और वृद्ध क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। इस आयु वर्ग की जनसंख्या पर ये लोग क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। इसी उम्र के लोग आपने देखा होगा काम करते हुए आपको दिखाई पड़ जाते हैं, ठीक है, या रोजगार की तलाश में आपको दिख जाते हैं। और इसी उम्र में इसी आयु वर्ग के लोग प्रजननशील भी होते हैं, अपने ही जैसे लोगों को जन्म दे रहे होते हैं, है ना। नए बच्चे माता पिता बनते हैं और नए बच्चे जो उनके आते हैं उनका क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। बच्चे आए तो बच्चे फिर से क्या हो जाएंगे? आश्रित। बच्चों को भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य सब क्या करवाना पड़ेगा? उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है। तो ये जो जनसंख्या है, आपने आयु संरचना के अंतर्गत जाना है जनसंख्या के बारे में कि यदि जनसंख्या हमें बच्चे कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, वयस्क कितने हैं, ये पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी जनसंख्या ऐसी है जो वयस्क है और काम करने में सक्षम है, जिससे देश का क्या होगा? विकास होगा। क्योंकि कार्यशील जनसंख्या किसे कह रहे हैं? सिर्फ वयस्क को, ठीक है। और यही जनसंख्या के देश जो है देश के विकास में योगदान करेगी, देश को आगे लेकर जाएगी। स्पष्ट है? नेक्स्ट है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ये जो सेक्स रेशियो है, क्या होता है सेक्स रेशियो? प्रति 1000 पुरुषों पर या 1000 पुरुषों पर, बहुत स्पष्ट, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, ठीक है। वही क्या कहलाएगा? लिंगानुपात कहलाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात कहते हैं। समानता को मापने के लिए ये क्या है? लिंग अनुपात एक सूचक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। देश में सामान्य तौर पर, किसी भी देश में सामान्य तौर पर जो लिंग अनुपात होता है प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। प्रायः लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है, ठीक है। नाइनटीन 1951 में की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जो लिंगानुपात है कितना है? 946। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 946। अगर हम इसे आगे की तरफ देखें तो 1961 में जो लिंगानुपात था वो कितना हुआ? 941। क्या हुआ? कम हो गया। 1971 में अगर इसे हम देखें तो लिंगानुपात 930, लगातार कम हो रहा है। देख रहे हैं आप, लगातार कम हो रहा है। वहीं जब हम 81 की तरफ बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि लिंगानुपात में कुछ वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ 1991 में हर 10 वर्ष पर जनगणना हो रही है, ध्यान रखिएगा। 1991 में लिंगानुपात 929 और कम हो गया। और इसके बाद 2001 में जो लिंगानुपात है कितना पहुंच जाता है? 933। फिर से 2001 में
कुछ लिंगानुपात में वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन अगली जनगणना कौन सी है जिसके बारे में हम लेकर चल रहे हैं वो है 2011, जो कि एक लेटेस्ट जनगणना है ना। और 2011 में लिंगानुपात पहुंचता है 943, 10 अंकों की वृद्धि के साथ। पिछले 2001 की तुलना में 10 अंकों की वृद्धि होती है और लिंगानुपात पहुंचता है 943। मीन्स 1951 में लिंगानुपात 946 था, उतना भी 2011 तक नहीं पहुंचा। उसके बाद 1951 के बाद से लगातार लिंगानुपात क्या हुआ है, शुरुआती 3 दशक में तो घटा ही है, उसके बाद फिर कुछ घटा कुछ बढ़ा, कुछ घटा कुछ बढ़ा, इस तरह से चल रहा है। नोट करके लिख सकते हैं आप। भारत में ही ये भारत का लिंगानुपात है 943। भारत में राज्य है केरल। केरल में जो लिंगानुपात है वो कितना है, प्रति, लिंगानुपात से तात्पर्य क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, कितनी महिलाएं हैं केरल में, 1084 महिलाएं। यहाँ पर लिंगानुपात बहुत बढ़िया है ना। 1000 पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। इसके अलावा पुदुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1038 महिलाएं हैं। यहाँ पर भी महिलाएं आप ज्यादा देख रहे हैं। वहीं बात करें दिल्ली की, दिल्ली क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। दिल्ली में लिंगानुपात कितना है, 866। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 866 महिलाएं हैं मात्र। वहीं हरियाणा में, हरियाणा एक राज्य है, आपने हरियाणा के बारे में बहुत सुना होगा कि वहां पर महिलाएं बहुत कम हो गई हैं, है ना। कितनी, 877 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाएं हैं। तो ये क्या है, लिंगानुपात है भारत का। नेक्स्ट, गुण कौन सा है जनसंख्या का, साक्षरता दर। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। साक्षर होना ही क्या क्या है, किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। 2011 की जो जनगणना है उससे पता करते हैं, है ना। क्या होता है साक्षर होना, एक व्यक्ति जिसकी आयु कितनी हो, आयु 7 वर्ष, 7 वर्ष या उससे अधिक हो, उससे अधिक, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सके उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। किसी व्यक्ति की आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और वो किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में भाषा को समझकर लिख पढ़ सके, लिख या पढ़ सकता हो, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है साक्षर होना, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक जिसकी भी आयु है, किसी भी भाषा को वो लिख या पढ़ सकता हो, उसे साक्षर मानेंगे, ठीक। तो देश की साक्षरता दर क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की साक्षरता दर क्या है, लिटरेसी रेट 73%, ये भारत की है साक्षरता दर। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है,
लगभग 80%। लगभग 80%। महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता दर कितना है? लगभग 64.6%। ये क्या है? महिला साक्षरता दर है। तो पुरुषों की साक्षरता दर आप देख सकते हैं कितनी है? 80% है लगभग, और महिलाओं की लगभग 64% साक्षरता दर महिलाओं की है। मतलब 64% महिलाएं साक्षर हैं, है ना? तो ये जो साक्षरता में गैप है और जो कमी आपको देखने को मिल रही है, तो साक्षरता में जो कमी है ये क्या होगी? देश के विकास में बाधा बनेगी। तो यदि देश का विकास करना है तो लोगों को साक्षर करना होगा, ठीक है? जनसंख्या को साक्षर करना होगा। यदि साक्षरता में कमी आई, साक्षरता में कमी आई तो क्या होगा? आर्थिक विकास में बाधा। आर्थिक विकास में बाधा आएगी। कहाँ? देश में, ठीक है? अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, व्यवसायिक संरचना। जनसंख्या का एक गुण क्या है? व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना की बात कर रहे हैं हम। तो व्यवसाय में कौन काम करेगा? कार्यशील जनसंख्या। कौन काम करेगा? कार्यशील जनसंख्या। कौन सी आयु वर्ग की? 15 से 59, है ना? इस आयु वर्ग के लोग काम करेंगे, और यही आयु वर्ग देश के विकास में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यावसायिक संरचना है, व्यावसायिक संरचना की बात करते समय आपको बता दूं, जो व्यवसाय है विभिन्न प्रकार के होते हैं, और विभिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न तरह के व्यवसाय करते हैं। लेकिन जो व्यवसाय है वो सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। व्यवसाय सामान्यतः 3 भागों में क्या होता है? बटा होता है। कौन से 3 भाग हैं वो? फर्स्ट, प्राथमिक व्यवसाय। सेकंड, द्वितीयक व्यवसाय। थर्ड, तृतीयक व्यवसाय। ठीक है? तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या शामिल होगा? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल है कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण। ये सब क्या है? ये सारे व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय हैं। मछली पालन, खनन, ये सब प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। द्वितीयक व्यवसाय कौन से होते हैं? उत्पादन करने वाले जो व्यवसाय हैं वो सभी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। तो आप लिख सकते हो उत्पादन करने वाले उद्योग। उत्पादन करने वाले उद्योग या व्यवसाय, ये सभी किस में आएंगे? द्वितीयक व्यवसाय में। इसे विनिर्माण भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण गलत लिख गया, सही कर लेते हैं। ठीक है? या भवन एवं निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन, ये सब किस में आएगा? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। और तृतीयक व्यवसाय, टर्सरी, तृतीयक टर्सरी व्यवसाय कौन से हैं? सेवा देने वाले, सर्विस सेक्टर। इस व्यवसाय को, जो टर्सरी सेक्टर है, इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, है ना? तो इसके अंतर्गत आएगा परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएं। एक शब्द लिख लीजिए, सेवाएं। सर्विस सेक्टर, सेवा देने वाली जो व्यवसाय हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान रहे, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन सा आएगा, द्वितीयक कौन सा होगा, तृतीयक कौन सा होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि देश या तो विकासशील होता है या तो विकसित होता है ना?
तो जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश या फिर विकसित, हम अभी इन पर ही चर्चा करने वाले हैं। भारत क्या है? एक विकासशील देश है और अमेरिका जैसे देश क्या है? विकसित देश है ना। तो जो विकासशील देश होते हैं, इन देशों में कौन से व्यवसाय अधिक होंगे? प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले या प्राथमिक व्यवसाय अधिक होते हैं। विकासशील देशों में प्राथमिक व्यवसाय अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। और प्राथमिक व्यवसाय कौन से होते हैं ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है। भारत में एक बड़ा भाग जो है किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से। कहते हैं ना भारत कृषि प्रधान देश है, अर्थात प्राथमिक क्रियाकलाप भारत में अधिक होते हैं। वहीं जो द्वितीय सेक्टर है, द्वितीय सेक्टर की भूमिका कम है भारत में, और तृतीय सेक्टर की, सर्विस सेक्टर जिसे कहते हैं, उसकी क्या है? भूमिका तो अधिक है, लेकिन कितना क्षेत्र लगा हुआ है वो अलग विषय है। वहीं विकसित देश में देखेंगे तो द्वितीय या द्वितीयक या फिर तृतीयक व्यवसाय, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। में काम करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या होता है? अधिक होता है। जैसे कि विकासशील देश में प्राथमिक व्यवसाय में काम करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट गुण है जनसंख्या का विशेषता जो है स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ। हेल्थ कैसे विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है? किसी देश के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। हेल्थ भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जनसंख्या का, है ना, विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर हेल्थ की बात करें तो 1951 में जो मृत्यु दर थी वो प्रति हजार में 25 थी। कितनी थी? 25 थी। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति हजार कितनी थी? 25 थी। 2011 में घटकर कितनी हो गई है? 7.2 रह गई है। कितनी? 7.2 रह गई है। जबकि जो औसत आयु थी 1951 में, कितनी? 1951 में औसत आयु कितनी थी? 36.7 वर्ष। औसत आयु जिसे आप जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं, है ना, वो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई है? 67.9 वर्ष। ये क्या है? औसत आयु। औसत आयु अर्थात औसत आयु से तात्पर्य क्या है? औसत आयु अर्थात ये जो 1951 में कितनी थी? 36 वर्ष, ठीक है, लगभग 36 वर्ष। मीन्स इस आयु तक जो है लोग जीवित रहते थे, ठीक है। अधिकांश जनसंख्या इस आयु तक जीवित मिलेगी, है ना। या ये जो जीवन प्रत्याशा है जिसे आप कह रहे हैं औसत आयु, यहाँ तक जीवित मिल रहे हैं। 2011 के आंकड़ों की बात करें तो कितनी है औसत आयु? 67 साल तक लोग लगभग जीवित रहते हैं, है ना। कितने? लगभग जीवित रहते हैं 67 ईयर तक। तो ये क्या? मानव की औसत आयु है, मानव की औसत आयु है। तो आप देख रहे हैं 1951 से 2011 तक में आयु में कितना परिवर्तन आ गया है। वरना 1951 में जहाँ 36 वर्ष की आयु तक ही लोग था कि जीवित रहते हैं, मीन्स कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, इस आयु वर्ग तक पहुंचते पहुंचते लोग क्या होते थे? मर जाते थे, है ना। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो है क्या कर रहा है? देश के विकास में योगदान कर रहा है। जब अधिक आयु तक लोग जीवित रहेंगे तो वो अधिक समय तक श्रम कर पाएंगे, श्रम करेंगे तो देश का विकास होगा, उत्पादन अधिक कर पाएंगे, ठीक है, तो देश का विकास होगा। पहले प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत जो थी काफी कम थी, लोग कुपोषण से बहुत अधिक प्रभावित हुआ करते थे, एक बड़ी जनसंख्या कुपोषण से प्रभावित थी, पानी पीने की अलग समस्या हुआ करती थी,
तो ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है, स्वास्थ्य को बेहतर किया जा रहा है, कुपोषण को दूर किया जा रहा है, जो भी शेष रह गया भी है कुपोषण उसे भी दूर किया जा रहा है, उसके माध्यम से क्या होगा कि लोग उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, देश का विकास होगा। ठीक है, देश का विकास होगा। अगला पॉइंट है किशोर जनसंख्या। जो किशोर जनसंख्या होती है वो जो मानव की कुल जनसंख्या है उसका 5वां भाग है, रिप्रेजेंट करती है किशोर जनसंख्या को। जो किशोर जनसंख्या है वो भविष्य के लिए मानव संसाधन के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि किशोर जनसंख्या आगे क्या बन रही है, किशोर से ही वयस्क वाली स्थिति तक पहुंचना है और कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आएंगे ये लोग, है ना, शामिल होंगे। तो इनके लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकताएं हैं वो अलग हो जाती हैं। बच्चों और वयस्कों से भी अधिक इन्हें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि कुपोषण की बात करें तो स्वास्थ्य इनका खराब हो सकता है, विकास रुक सकता है। यदि इन्हें पर्याप्त भोजन ना मिले तो इनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इनका विकास रुक सकता है। किसका? किशोर का। तो इनका विकास रुकेगा तो देश का भी विकास रुकेगा। किशोर जनसंख्या के बारे में विशेष तौर पर अगर बालिकाओं की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए, तो ये जो बालिकाएं होती हैं वो रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं और बालिकाओं को इनकी जो समस्याएं होती हैं इन पर इन्हें जागरूक किया जाए, है ना, पर्याप्त ध्यान दिलाया जाए, इन्हें बताया जाए कि ये अपनी समस्याओं के लिए कैसे संवेदनशील बने। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो जनसंख्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण थे। जनसंख्या को समझने के लिए जनगणना की जाती है। जनगणना के साथ साथ 1952 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी लाई गई थी, परिवार नियोजन कार्यक्रम जिसे 1952 में प्रारंभ किया गया था। और जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति इसके बाद 2000 में लाई गई, जिसमें बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 में से 30 करना है ना, 30 से कम करना है। और जो लड़कियों की शादी की उम्र है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 थी उसके अंतर्गत ये सभी बातें कही गई हैं। लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और टीका वाली जो बीमारियां हैं उनसे बच्चों को छुटकारा दिलाया जाए। परिवार नियोजन किया जाए। परिवार नियोजन अर्थात बच्चों की संख्या को कम करना, है ना। साथ ही किशोरों के संदर्भ में कहा गया कि किशोर जो बच्चे हैं वो देर से विवाह करें, देर से संतान उत्पन्न करें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। और किशोर और किशोरी जो ये शब्द है ना, इस शब्द के अंतर्गत लगभग कुछ जो बच्चे 10 से 19 आयु वर्ग के लगभग बच्चे इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। इस आयु वर्ग के तो जो असुरक्षित यौन संबंध है उसके जो प्रभाव होते हैं, कुप्रभाव, उनसे उन्हें क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। साथ ही गर्भ निरोधक जो सेवाएं हैं उनकी पहुंच उन तक सुनिश्चित की जाए। कहाँ तक? किशोरों तक। खाद्य पोषण सेवाएं उपलब्ध कराई जाए और साथ ही बाल विवाह रोकने के लिए जो कानून होते हैं उन्हें क्या किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। इससे क्या होगा, परिवार नियोजन होगा। जो बच्चों की संख्या है, जो जनसंख्या वृद्धि है, विशेषकर बच्चे जन्म लेंगे तो जनसंख्या वृद्धि होगी, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन अपनाया जाए। परिवार नियोजन अपनाया जाए तो 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, साथ ही जो शिशु मृत्यु दर है, बच्चों की जो मृत्यु हो रही है बड़े पैमाने पर, उसे कम करना। ठीक है। किशोरों को, किशोर और किशोरी, इन्हें देर से विवाह और संतान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना।
असुरक्षित यौन संबंध के जो कुप्रभाव होते हैं उनके बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं तक पहुंच और खरीद को जो है उसके भीतर लाना, साथ ही खाद्य पोषण उपलब्ध कराना, बाल विवाह रोकने के लिए कानून को मजबूत करना। अंततः क्या कहना चाह रहे हैं? जनसंख्या, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा, इसका एक सार बस इतना ही है कि एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या जो होती है वही शक्ति प्रदान करती है, वही देश को आगे ले जाती है, देश का विकास करती है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास कौन सी होनी है? 10th। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।